देखो, अध्याय 2 पढ़ रहे हैं अपन, है ना। और अध्याय 2 का नाम क्या है अपना? संविधान। अब अधिकारों का महत्व। संविधान में हमको जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का क्या क्या महत्व है, अपन यहाँ पर वो सब अपन पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 1982 के एशियाई खेलों से सबसे निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। अब एशियाई खेल मतलब एशिया देश में जितने भी खेल होते थे, खेल खेलने के लिए जितनी प्रकार की राशियाँ लगती थी, ग्राउंड हो गया, ये सब हो गया, इसके लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों को पैसे दिए और बोले कि तुम ये सब ग्राउंड का निर्माण काम करना शुरू करवा दो। अनेक फ्लाईओवर और स्टेडियम का निर्माण करना था। बहुत सारे क्या बनाना था? फ्लाईओवर बनाना था और स्टेडियम का निर्माण करना था। इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। जो जितने भी ठेकेदार थे, ठेकेदार ने बोले कि यार हम कॉन्ट्रैक्ट लेंगे और कॉन्ट्रैक्ट लेकर के हम स्टेडियम बनाएंगे, बड़े बड़े प्लेग्राउंड बनाएंगे और पैसा कमाएंगे। तो उन लोगों ने क्या करा, ठेकेदारों ने जितने भी गरीब मिस्त्री थे उन सभी गरीब मिस्त्रियों को उन्होंने इकट्ठा किया और मजदूरों की भर्ती की। लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। सरकार ने जब ठेकेदारों को पैसा दिया और ठेकेदारों ने काम किससे करवाया? मजदूरों से करवाया। तो ठेकेदारों का काम कर्तव्य बनता था कि जब वो मजदूरों से काम करवा रहा है तो मजदूरों को उचित पेमेंट दे। सरकार ने उनको जितनी मजदूरी डिसाइड की थी कि तुमको इतने रुपए में मजदूर को देना है, ठेकेदारों ने उतने पैसे उनको दिया क्या? नहीं। और ज़बरदस्ती काम करवा लिया और बेचारे मजदूर गरीब थे, उन लोगों ने कर भी दिया, है ना। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। जो समाज के लिए काम करने वाले जो अच्छे लोग होते हैं, जो समाज के वैज्ञानिक होते हैं, उनकी एक टीम थी। उनकी टीम ने क्या करी, उनकी दयनीय स्थिति का अध्ययन करी कि इन लोग के साथ अत्याचार किया गया है ना। और अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में क्या किया गया, एक याचिका कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी दलील दी की और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। भारत देश के हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया है। उसमें से एक अधिकार होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब आप किसी का शोषण नहीं कर सकते। अगर मैं आप लोग को ले जाऊँ अपनी फैक्ट्री में और आपसे काम करवा लूँ और काम करवाने के बदले आपको पैसा ना दूँ, मतलब कि मैं आप लोग का क्या कर रहा हूँ? शोषण कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? शोषण। तो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी है समाजशास्त्री लोग ने कि इन मजदूरों के साथ गलत किया गया है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलवाए। न्यायालय ने सरकार को डायरेक्ट क्या बोला कि तुमने जितना इनसे काम करवाए हो उनके बदले में इनका पैसा उनको दो। सरकार को सीधे उन्होंने क्या कर दिया, न्यायालय ने आदेश कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, मचल लालू को जब गिरफ्तार किया गया तब वह 23 वर्ष का था। एक मचग लालू नाम का एक व्यक्ति था, उसको जब गिरफ्तार किया गया तब उसकी उम्र कितनी थी? 23 साल थी। लालू असम के मड़ीगांव जिले के चुबुरी गांव का रहने वाला था। कहाँ का? असम के मड़ीगांव जिले के चुबुरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई। क्या पहुंचाई? किसी को उसने गंभीर चोट पहुंचाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार चिट्ठी भेजी कि लालू स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालू न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालू को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का था। सोच करके देखो कि तुम्हारी उम्र 23 साल है। कितनी साल है? 23 साल है तुम्हारी उम्र, 23 साल। और तुमको पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिए। और क्यों गिरफ्तार करे? इसलिए गिरफ्तार कर लिए पुलिस वालों ने कि तुमने किसी के साथ मारापीटी कर लिए। और जब तुम्हारा इलाज चला, तुमको कैदी बना करके जेल में डाल दिए और वहाँ पर तुम्हारा इलाज हो रहा है। और इलाज तुम्हारा हो गया और तुम 2 महीने में ठीक हो गए। और डॉक्टर लोग चिट्ठी भिजा रहा है थाने वाले को कि भाई हमारा ये जो लालू है तुम्हारे ठीक हो गया, मुकदमा चलाओ करके, लेकिन तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं। और तुम 23 साल के थे और तुम 77 साल के हो गए, बूढ़े हो गए, तब तुमको जेल से छोड़ रहा है। ये भारत देश की मतलब कि न्याय की व्यवस्था थी पहले।
कितना उसको दुख नहीं हुआ होगा। एक तो झगड़ा करा बेचारे ने, उसके लिए 77 साल इंसान की आधी पूरी जिंदगी कहाँ कट गई, जेल में कट गई। ये अत्याचार है कि नहीं? बहुत बड़ा अत्याचार है ना। ऐसी शासन व्यवस्था किसी काम की है क्या? किसी काम की नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को? भाई यहाँ देखो, ये कितने साल तक, वह 54 साल तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक भी बार सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालू को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। जब जो मानव अधिकार के लिए जो अच्छे लोग होते हैं, जिन अच्छे लोग की टीम बनती है, उन लोग ने उसको फिर रिहा करवाए। मचल का पूरा जीवन, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई भाई, पूरी जिंदगी। मचल का पूरा जीवन व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई हो सकी क्या? सुनवाई नहीं हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कहाँ गया तुम्हारा अधिकार? संविधान तो अधिकार देता है ना कि भारत देश का हर नागरिक को जीवन जीने का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ पर तो स्वतंत्रता का हनन कर लिया गया। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लालू का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते। संविधान ने अधिकार तो दिया है, लेकिन रियलिटी में लागू हो रहा है क्या? नहीं। किसी पुलिस वाले को अधिकार नहीं कि वो जनता को मारे और जनता को वो अपशब्द करके बात करे। लेकिन यहाँ की पुलिस, अभी उमरेड की पुलिस देख लो, बिना गाली बके बात नहीं करती है कोई भी इंसान से। गाड़ी रोक रही तो उसको गाली बक कर गाड़ी रोक रही। इनके पास अधिकार नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार से अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। इनका वीडियो बना करके यदि न्यायालय में पेश किया जाए तो सस्पेंड हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर, अगर लालू धनी और ताकतवर होता तो क्या होता? तो क्या इतने साल वो जेल में रहता क्या? नहीं। लेकिन लालू कौन था? गरीब था और निर्धन था, इसलिए उसके साथ अत्याचार किया गया। यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता? जो निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार थे, अगर वो पढ़े लिखे इंजीनियर लोग को लेकर के आते और उनका पैसा अगर वो खा जाते, तो क्या इंजीनियर लोग सुनते क्या उनकी? नहीं, वो सीधे न्यायालय में केस डाल देते। लेकिन बेचारे अनपढ़ लोग थे, गरीब लोग थे, इनसे काम करवाए और बदले में पैसे दिए क्या? नहीं दिए। इस प्रकार हनन होता है और जो अभी तक चलता आ रहा है। और हम भारत देश के युवा है, हमको ये सब दूर करना है। देश में जितनी भी चीज़ गलत चीज़ हो रही है ना। इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई। जो शुरू में जो संविधान में जो मजदूरों के साथ जो अन्याय हुआ था, उसके लिए न्यायालय में चुनौती दी गई और फिर न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया था कि जितने भी लोग का आपने पैसा खाया मजदूरों का, उनका पैसा उनको वापस लौटाओ। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका, है ना। शोषण के विरुद्ध हमको संवैधानिक अधिकार है। आप कोई भी इंसान यदि आपकी स्वतंत्रता का हनन करता है, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, आपको कुछ भी बोलता है, आपको जबरदस्ती दबाता है, कुछ भी करता है, आप कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट में जा करके अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हो। आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए। कितने मौलिक अधिकार दिए गए? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। अब देखो, अधिकारों का घोषणा पत्र। उपयुक्त दोनों उदाहरण से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसीलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। अधिकारों का घोषणा पत्र मतलब भारत देश में 6 मौलिक अधिकार हर नागरिक को दिए गए हैं। यदि किसी बच्चे ने अगर एक बार जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद वो अगर इस दुनिया में आ गया तो वो स्वतंत्र है। उसके माता पिता भी उसको बंदी नहीं बना सकते कि तू हमारे साथ रहे, फिर तू कुछ भी कर। कोई बंदी बना सकता है क्या? नहीं। स्वतंत्र, हर इंसान को स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र बोलते। क्या बोलते? अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित कराता है। जो भारत देश के हर नागरिक को जो मौलिक अधिकार दिए गए, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, है ना, कि हर इंसान बराबर है ना। जैसे कि ये मेरा कोई संस्थान है,
तो यहाँ पर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं हर बच्चे मेरे लिए समान होना चाहिए, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि तू ये वाली जात का है, तू वाली जात का है। पहले चलता जातिवादी बहुत चलता था, स्कूल में बच्चे लोग को घुसने नहीं दिया करते थे, है ना। तू अमीर है, तू गरीब है, तू ऐसा है वैसा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। समानता का अधिकार सबको बराबर रूप से दिया गया है। क्लियर। और सरकार भी जबरदस्ती नागरिकों के अधिकार का हनन नहीं कर सकती। यदि सरकार ने भी नागरिकों के अधिकार का हनन करी तो आम आदमी सर्वोच्च न्यायालय में सरकार को भी चुनौती दे सकता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। व्यक्ति के जितने भी 6 मौलिक अधिकार होते हैं उन सभी अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए किसको प्रतिबद्ध होना चाहिए? सरकार को प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग, सरकार के बहुत सारे अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका, अगली होती है कार्यपालिका। विधायिका मतलब जितने भी नेता लोग आते हैं वो सब विधायिका। कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका मतलब जो IAS ऑफिसर वगैरह हो गए। और अगली होती है न्यायपालिका, न्याय दिलवाने वाली न्यायपालिका होती है। क्लियर। अब देखो, अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। अब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, अब देखिए भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था। उस समय जो अंग्रेज लोग के जो अपना भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो नेता लोग जानते थे कि भारत देश के हर नागरिक को अधिकार देना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तो देखो, नेता लोग ने इन अधिकारों का महत्व समझ लिया था और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। जो अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज सरकार को जनता के अधिकारों का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम सरकार बन गए तो अपनी मनमानी चलाओगे, है ना। आदर करना चाहिए। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने, कौन सी समिति ने? 1928 में, देश आज़ाद होने के पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। किसकी मांग उठाई थी? अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करके उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय एक थी। मतलब उस समय का हर नेता ये चाहता था कि भारत देश में हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए और वो हर इंसान के अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत सारे अधिकार होते हैं ना, नागरिकों को दिए जाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। क्या बोला गया? उनको मौलिक अधिकार नाम दिया गया। मौलिक अधिकार किसने लाया? 1928 में। कौन सी सूची में? मोतीलाल नेहरू समिति ने मांग उठाई थी कि हर नागरिक को अधिकार मिलना चाहिए। अब देखो, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार कैसे होते हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए उनको कहाँ सूचीबद्ध किया गया है? संविधान में सूचीबद्ध। भारत का जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार के बारे में साफ साफ लिखा है कि भारत देश के हर नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाया गया है। और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी है। आपको, मुझे, हम हर इंसान को मौलिक अधिकार प्राप्त है और स्वतंत्रता का अधिकार, समानता के अधिकार के तहत और बहुत सारे अधिकार है प्राप्त है, उसका कोई हनन नहीं कर सकता। उसकी सुरक्षा करने के लिए बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। क्लियर। देखो, मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहाँ साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों को सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। जो सामान्य अधिकार होते हैं और जो साधारण कानूनी अधिकार होते हैं उनको तो कानून खुद हैंडल कर लेता है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को डायरेक्ट कौन हैंडल करता है? संविधान हैंडल करता है। जो भारत देश का जो संविधान है वो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यदि कोई भी मौलिक अधिकारों को हनन करता है ना, तो संविधान उसकी रक्षा करता है। देखो, अब यहाँ पर समान अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। जो संसद बन गई, मान के चलो कोई एक पार्टी का बिल्कुल राज चल गया,
तो सामान्य अधिकार जो है ना, जितने भी सामान्य अधिकार है, नॉर्मल अधिकार, छोटे मोटे लोकल अधिकार को तो संसद चेंज कर सकती है, अपने हिसाब से नियम कानून ला सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। मौलिक अधिकार को परिवर्तित करना आसान काम है क्या? नहीं, उसके लिए पूरा संविधान ही बदलना पड़ेगा, संविधान में ही संशोधन करना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। सरकार के 3 अंग होते हैं, चाहे वो कोर्ट न्यायपालिका हो या विधायपालिका हो या कार्यपालिका हो। कोई भी इंसान मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कार्य कर सकता है क्या? नहीं, ना सरकार, ना नेता लोग, ना ये पुलिस वाले लोग, जो कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। किसके पास है? न्यायपालिका। अगर सरकार ने किसी भी आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन करी, किसी को भी प्रताड़ित करी, तो आम आदमी कोर्ट जा सकता है और सरकार के खिलाफ अपना एक्शन ले सकता है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, किससे? कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से मौलिक अधिकारों का क्या होता है? हनन होता है। अब जो कार्यपालिका होती है, जैसे कि पुलिस वाले होगा या फिर जितने भी होते हैं कार्यपालिका के अंदर आते हैं, IAS ऑफिसर, इन लोगों ने क्या करे कि किसी कारण इन लोगों के कारण यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है और या फिर ज़बरदस्ती प्रतिबंध लगाया जाता है, मैं थानेदार हूँ, चलो बंद कर दो पूरा गाँव, जबरदस्ती क्या कर रहा है? अपनी तानाशाही दिखा रहा है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। ये गलत कर रहा है, तुरंत अपने नियम कानून वापस लो। न्यायपालिका जो कोर्ट है वो क्या कर देगी? डायरेक्ट स्टे लगा देगी, है ना। अभी परसों की बात है, वो कौन सा कांड हुआ था, वो कौन सा है, वो एक लड़की वाला, वो बहुत नहीं चल रहा था कि वो न्यूज़ में है, तो वहाँ पर पुलिस ने तुरंत वो क्या करी थी, हाथ वाला क्या नाम था वो जगह का, उत्तर प्रदेश का था वो एक लड़की की जीभ वगैरह काट करके उसको मर्डर कर दिए थे, और पुलिस वाले ने लड़की की लाश को जिंदा जला दिए, और घर वाले को इन्फॉर्म भी नहीं करे। घर वाले ने पता करे, पूरे घर वाले ने 200 पुलिसकर्मी आए और पूरे घर को घेर लिए, न्यूज़ वाले को अंदर नहीं घुसने दिए, पूरा लोकतंत्र की बिल्कुल धज्जी उड़ा दिए, और उल्टा बोल रहे कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, दुष्कर्म वगैरह कुछ नहीं हुआ, मतलब उल्टा वहाँ पर घर वाले को प्रताड़ित कर रहा है। तो इस प्रकार से पुलिस ने वहाँ पर लोकतंत्र की हत्या करी, तो तुरंत सरकार ने एक्शन ली, पुलिस हो गया, SP हो गया, SDM सबको सस्पेंड कर डाली। वो मुद्दा बहुत भयंकर का भी चल भी रहा है ना। तो मौलिक अधिकारों का क्या होता है? हनन होता है इस प्रकार से, जबकि जीवन जीने का अधिकार सबको है ना, और हर इंसान स्वतंत्र है, कोई भी इंसान किसी भी इंसान के विरुद्ध इस प्रकार का एक्शन नहीं ले सकता है। और समाज में जितनी प्रकार की ये नकारात्मक किस्म के कीड़े मकोड़े लोग रहते हैं, इन लोग के लिए सरकार को कठिन से कठिन के उठाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए और तुरंत फांसी इनको देना चाहिए, है ना कि नहीं? तभी सही मायने में क्या होगा, वहाँ पर न्याय होगा। लेकिन अब उसी को केस लड़ने में कम से कम वो बहुत समय लग जाएगा। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। क्या लगा सकती है? औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। यदि कोई भी इंसान मौलिक अधिकारों को हनन करता है ना, सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। अब देखो अगला, कहाँ पहुँचे और अपन ने क्या क्या समझे। अब देखो, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए अधिकारों को घोषणा पत्र से करें, है ना, और उन अधिकारों की सूची बनाएं। ये सब आप पढ़ लेना, है ना। अब देखो पहला अधिकार, देखो अब पहला अधिकार क्या है आपका? पहला अधिकार है आपका समता का अधिकार। किसका अधिकार है? समता का अधिकार, मतलब समानता, हर इंसान बराबर है, किसी प्रकार का भेदभाव कोई नहीं कर सकता, समता का अधिकार। निम्न 2 स्थितियों पर विचार कीजिए। ये काल्पनिक मतलब कल्पना करे है, रियल घटना नहीं है, काल्पनिक स्थिति है, पर ऐसी बात होती रहती है और आगे भी हो सकती है। क्या आपको उनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है? देखो, स्वदेश कुमार अपने गांव गया। कौन गया? स्वदेश कुमार कहाँ गया? अपने गांव गया।
उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार ने स्वदेश कुमार को जानता था, पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी, क्योंकि वह दलित था। दलित किसको बोलते हैं? जो ST SC वाले होते हैं उनको दलित कहा जाता है। और कहीं पर जी इस प्रकार की समाज में ऐसी बिल्कुल रूढ़िबद्ध बिल्कुल धारणाएं व्याप्त है, और बिल्कुल भारत देश में समाज को ऐसे वर्गों में बांट दिया गया है। और यहाँ पर इतनी गंदी तरीके से बिल्कुल इंसान की मानसिकता बन गई है कि ये इंसान ये जातिवाद के चक्कर में पूरा देश खोखला हो चुका है। पूरा देश क्या हो चुका है? बर्बाद हो चुका है। इसकी वो जात, इसकी ये जात, हम हिंदू, हम मुसलमान, जैसे सिख ईसाई, ये लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज लोगों ने लड़वाए और राज करे, और नेता लोग लड़वाते हैं और क्या करते हैं? राज करते हैं। कोई दलित की राजनीति करता है तो कोई ब्राह्मण की राजनीति करता है तो कोई इसकी राजनीति करता है। पूरे देश की बिल्कुल बाट लगा के रख दी है। जबकि इंसान को ओपन माइंड होना चाहिए यार। मतलब कि दो दोस्त आ रहा है, तुझे भेदभाव हुआ कि नहीं? गलत हुआ नहीं देश में? जबकि समता का अधिकार है, हर व्यक्ति कैसा है? समान है, और हर व्यक्ति कैसा है? बराबर है। देखो, टेलीविज़न के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि वे आगे समाचार ना पढ़ें। वे सभी महिलाएं थीं। इसका कारण बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी है, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुष पर यह प्रतिबंध नहीं लगा था। टेलीविज़न पर एक समाचार पढ़ने वाले जो 10 लोग थे, अब 10 लोग टेलीविज़न में समाचार पढ़ रहे थे, है ना? जो एंकर लोग होते हैं न्यूज़ में, जो बोलते हैं, हाय आई एम अंजना कश्यप जो होती है, जितनी भी लेडीज़ लोग होती है, ये लोग भी पढ़ती है ना। तो जो पुरुष लोग थे उनको बोले तुम समाचार पढ़ लो, लेकिन लेडीज़ लोग को पढ़ने दिया गया नहीं। तो लेडीज़ लोग के साथ यहाँ पर हनन हुआ ना उनकी स्वतंत्रता का। जबकि लेडीज़ लोग को भी, जितनी भी नारी है उनको भी तो अधिकार है समानता का। इनके साथ भेदभाव क्यों? जबकि हर इंसान कैसा होना चाहिए? बराबर।